हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एकेडमी क्लासेस एंड माई सेल्फ शबनम अहमद। हमने अभी तक थोड़े बहुत ग्राफ्स देखे हैं, आप ये प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बाकी ग्राफ्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारे पास पहला ग्राफ है, अगर आप दोनों ग्राफ को कंटिन्यू देखें, दोनों वीडियोस का 5th नंबर है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जैसे हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यूज डालते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं y की क्या वैल्यूज आ रही है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है एंड जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर है। तो हो गया f r2r। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, x 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, डेट इज 0। तो एक पॉइंट आ गया 0,0। अब अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी तो f ऑफ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाल दी तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे चला जाएगा। ये तो पॉजिटिव नंबर्स डाल दिए, थोड़े बहुत नेगेटिव नंबर्स डालते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू -1 डाली तो -1 पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर एंड दैट इज +1। तो ये बन जाएगा यहाँ पे। माइनस का 2 डाल दी तो वो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐसे। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा गलत हो गया ये, पहले ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट्स मार्क कर देंगे। तो ये पॉइंट हो गया 0,0, ये पॉइंट हो गया 1,1, 2,4। इस साइड हो गया -1,1 और यहाँ पे हो गया -2,4। ऐसे फंक्शंस को जिसमें ये शेप आ रही है, ये शेप आ रही है, ये शेप आ रही है या फिर ये शेप्स आ रही है, इनको बोलते हैं पैराबोला। अब इसका मुंह ऊपर की साइड खुला है, मतलब ये है मेरे पास एक अपवर्ड पैराबोला। ये एक अपवर्ड पैराबोला है और ये ग्राफ मेरा बन गया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब इसमें जितने भी आप x की बड़ी वैल्यू डालते रहोगे ये ग्राफ ऊपर की साइड चला जाएगा, और जितनी नेगेटिव बड़ी वैल्यू डालते रहोगे ये ऐसे चला जाएगा। तो अगर इसका छोटा बना के दिखाऊं तो ये हो जाएगा ऐसे, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। सपोज करिए कि आपने कर दिया fx इक्वल्स टू -x स्क्वायर। जो माइनस साइन होता है वो ग्राफ को चेंज कर देता है। चेंज मतलब y एक्सिस के x एक्सिस में घुमा देता है। जैसे अगर ये मेरे पास ग्राफ है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, तो जो fx इक्वल्स टू -x स्क्वायर का ग्राफ होगा ये इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, मतलब ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा fx इक्वल्स टू -x का। मतलब अगर मैं किसी भी फंक्शन के साथ माइनस साइन लगा दूं वो नीचे की साइड हो जाता है। मतलब अगर वो पहले फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो माइनस साइन लगाने के बाद वो थर्ड एंड फोर्थ में हो जाएगा। ये करता है माइनस साइन का रो। तो हमने ये फंक्शन देखा fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन f, रेंज f एंड कोडोमेन f। डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, साफ साफ नजर आ रहा है, x की आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो डोमेन हो गया r, कोडोमेन भी r, बट क्वेश्चन है रेंज। आप इसको ऐसे देखें कि जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब y की कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सपोज मैंने क्या किया, y की वैल्यू को -4 ले लिया, तो क्या ऐसा x बता सकते हो जिसका स्क्वायर करूंगी तो आंसर -4 आए। एग्जिस्ट तो करता है, इसकी वैल्यू होती है ±2 आयोटा, बट आयोटा तो इमेजिनरी होता है और वो रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता, जबकि डोमेन में सिर्फ रियल नंबर्स है। मतलब ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर करूंगी तो -4 आए। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करे, कि जहां से डोमेन है वहीं से ही एलिमेंट है। मतलब y की वैल्यू कभी भी -4 नहीं आ सकती, ऐसे -6 नहीं आ सकती, -8 नहीं आ सकती। मतलब y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो इसका मतलब जो रेंज हो गया वो हो गया आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स, बट साथ में क्या आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो इस फंक्शन की रेंज हो गई आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये जो ग्राफ है जो मैंने इसके साइड में बनाया है, ये भी आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूँ। ऐसे है ये fx इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन तो पहले अगर वो ऊपर था तो वो नीचे हो गया। नेक्स्ट ग्राफ है मेरे पास fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मतलब जो भी वैल्यू होगी उसका क्यूब कर देंगे। जैसे अगर आंसर 1 है तो उसका क्यूब 1 ही हो जाएगा। सेम रियल वैल्यूड फंक्शन f जा रहा है r टू r। पहला पॉइंट, अगर मैंने x की वैल्यू 0 मान ली तो 0 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी 0। 0 का क्यूब इज 0, तो पहला पॉइंट आ गया 0,0। अब मैंने x की वैल्यू ले ली 1, तो 1 का क्यूब करूंगी तो आंसर आ जाएगा 1, तो एक पॉइंट हो गया 1,1। नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2,8। अब क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 है, -1 मतलब f ऑफ -1। f फंक्शन कहता है जो भी x की वैल्यू है इसका क्यूब कर देंगे, तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी -1,-1। ये वाला कर लेते हैं कि f ऑफ -1 हो जाएगा -1 का क्यूब, दैट इज -1। f ऑफ -2 है -2 का क्यूब, दैट इज -8। तो नेक्स्ट वैल्यू हो गई -2, -8, मतलब अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो -2, -8 यहाँ पे कहीं पे लाई होगा। तो ये जो फंक्शन बनता है वैसे बनता है, सिमेट्रिक। थोड़ा इधर कर लेते हैं वैल्यू 2,8। ये नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं सोचूं तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 3,27, और यहाँ पे -3, -27, मतलब ये और नीचे चला जाएगा। इसको मैं शॉर्टर वर्जन बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, सिमेट्रिक थोड़ा। सेम अगर इसमें भी -x की बात करते, ये तो मेरा fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, fx इक्वल्स टू -x क्यूब की बात करते तो वो भी रिवर्स हो जाता है। ये पता चला कि हमने fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया। पहली टर्म आती है डोमेन। डोमेन मतलब कि x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। हम देख रहे हैं कि x की आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, पॉजिटिव डाल सकते हो, नेगेटिव डाल सकते हो, मतलब सारी रियल वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट इज कोडोमेन। कोडोमेन मतलब y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। कोडोमेन मतलब कहाँ तक है, कहाँ तक है मतलब रियल नंबर्स तक है। नेक्स्ट इज रेंज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। अब आप ऐसा सोचो कि ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जा रहा है। कोई भी रियल नंबर सोचो, जैसे मैंने सोचा -2, मुझे ये बताना है कि ये कभी y होगी। टू चेक इफ y कैन बी -2। y की वैल्यू -2 है, मतलब ऐसा x एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का, उल्टा ई विद अ कट। ऐसा मतलब इसका मतलब ऐसा x एग्जिस्ट करेगा कि मेरा x³ की वैल्यू -2 हो। अब x³ की वैल्यू -2 हो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1/2। क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, पावर में 1/3 या फिर ऐसे। अब हम देखोगे ये एग्जिस्ट करता है, कैसे बता सकती हूँ मैं। अगर मैं इसी की बात करूँ, ये पावर 1/3 है नेगेटिव ऑड नंबर में, तो एक माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो आंसर में जो होगा माइनस से शुरू होगा, और 2 की पावर 1/3 करनी है, तो आप ये कैलकुलेटर से निकाल सकते हो कि 2 का क्यूब रूट क्या होता है, मतलब x एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे, y तो कोई नेगेटिव वैल्यू थी ना, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे और मैं इससे x निकाल सकती हूँ।
इसका मतलब हुआ कि y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। अब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सोच लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x आ जाएगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू सोच लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x आ जाएगा। तो इसका मतलब रेंज में सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब इसकी रेंज हो गई रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन भी आ रहा है, को डोमेन भी आ रहा है, रेंज भी आ रहा है। ये था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आप ध्यान देना, जैसे ये सिंपल x की बात कर रहे हैं, पहला है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स। समझ ही गए होंगे, ऊपर वाले ऑड है, नीचे वाले इवन पावर्स हैं। जो ऊपर वाले होते हैं उनमें पूरा रेंज आर होती है, और जो नीचे वाले होते हैं उसमें देखो पावर को हम स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब आंसर एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसमें रेंज मेरी आर पॉजिटिव यूनियन जीरो होती है, या तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे या फिर जीरो आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर मेरे पास x की नेगेटिव ऑड पावर्स है तो रेंज पूरी r होगी, और अगर इवन पावर्स हैं तो रेंज सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होगी, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब r प्लस यूनियन जीरो। इसको आप नोट डाउन करिए, हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x²। आपको ध्यान होगा हमने लास्ट पार्ट में एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x किया था, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था। अब हम देखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ कैसे आ रहा है। इसके लिए हम ये बॉक्स बना लेते हैं, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी हमें। अगर x की वैल्यू 1 है, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आएगा। x की वैल्यू 1 आ गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 आ गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 आ गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 1/9, जीरो नहीं आ सकता। नेक्स्ट -1 आ गई, तो -1 1/-1 का स्क्वायर दैट इज 1/1 एंड दैट इज 1। माइनस का 2 आ गया, तो 1/-2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, अगेन पॉजिटिव वैल्यू। -3 आ गई, यह आ गया 1/9। अब इनको प्लॉट करते हैं, पहले तो 1 पे 1 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट 2 पे हाफ आ गया, ये वाला कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। 1 की कॉरस्पॉन्डिंगली 1 आ गया और 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली 1/4 आ गया। 1/4 मेरा 0.25 होता है। 0.525 मतलब 0.5 का भी आधा, मतलब यहाँ पे कहीं पे, तो ये वैल्यू हो गई ये। नेक्स्ट 1/9 इससे भी छोटा होगा, मतलब ऐसे चला गया, मतलब 1 तो कुछ ऐसा रहा है। अब अगर मैंने वैल्यू 0.5 ले ली, मतलब x की वैल्यू मैंने 0.5 ले ली, तो y हो जाएगा 1/0.5 का स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4। इसका मतलब कि अगर मैंने x की वैल्यू 0.5 ले ली तो y की वैल्यू आ रही है 4। 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया, मतलब 0.5, 4 इतना ऊपर चला गया। अब आप सोचो कि अगर मैंने x की वैल्यू 0.25 ले ली, 0.25 इज 1/4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/1/4 का स्क्वायर दैट इज 16, मतलब 0.05 पे तो वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी, मतलब ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से कम हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं, तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल इससे ऐसे करके बनेगा और यहाँ पे जाके ऐसे हो जाएगा, कि इसकी जो राइट साइड है यहाँ पे बहुत क्लोज आ रही है और यहाँ पे थोड़ा सा आप मान सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे डबल स्पीड से कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये एक साइड का बन गया जब मैंने पॉजिटिव वैल्यूज ली। अब मैं अगर नेगेटिव वैल्यूज की बात करूं, नेगेटिव वैल्यूज मतलब कि अगर मैंने x की वैल्यू ली, क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/-1 का स्क्वायर दैट इज 1। x की वैल्यू मैंने -2 ली तो हो जाएगा 1/-2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। -3 ली तो 1/9। अगेन 0.5 ली बट माइनस का, 0.5 विद माइनस तो हो जाएगा f ऑफ -0.5 दैट इज f ऑफ -½ एंड दैट इज 1/-½ का स्क्वायर दैट इज 1/½ का स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया 4, मतलब इसकी वैल्यू अभी 4। नेक्स्ट अगर मैंने 0.25 लिया तो हो जाएगा f ऑफ -1/4 और ये हो जाएगा 1/-1/4 का स्क्वायर दैट इज 60। तो -0.525 के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू आई 16। प्लॉट करते हैं, -1 पे 1, -2 पे 1/4, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे थोड़ा इक्वल बनाने के लिए लाइन खींच रहे हैं। -3 पे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू आएगी तो ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। अब माइनस का 0.5 मतलब यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे, तो ये बनेगा ऐसे ही, ये ऐसा कुछ बनेगा। आपको थोड़ा मोटा पतला दिख रहा होगा बट ये ऐसे बनता है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, ये डिस्टेंस सेम रहता है ऑलमोस्ट। तो ये मेरा बन गया f(x = 1/x² का ग्राफ। इधर इन्फिनिटी को जा रहा है, उधर इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर इन्फिनिटी उधर इन्फिनिटी। अब पहली टर्म आती है डोमेन। डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। अभी तक तो आपको भी पता चल गया होगा कि डोमेन में मैं कुछ भी डाल सकती हूँ एक्सेप्ट फॉर 0। तो सारे रियल नंबर्स में से 0 को माइनस कर दिया। नेक्स्ट कोडोमेन, साफ साफ पता लग रहा है कोडोमेन भी सब आ सकता है, कोई भी वैल्यू सोचो उसके रिस्पेक्टिवली x होगा। बट क्या कोडोमेन में कोडोमेन तो रियल नंबर्स ही होता है हमेशा। रेंज की बात कर रही थी मैं। हाँ, रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। देख रहे हैं y की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, आप x कोई भी सोच लो फिर y की वैल्यू तो आ ही जाएगी। बट क्या y की वैल्यू कभी भी 0 आ सकती है, मतलब क्या इसकी जगह कभी भी 0 आ सकता है। वो तो तब आएगा ना जब x इन्फिनिटी हो, और हमने पढ़ा है कि जो इन्फिनिटी है वो बस एक साइन होता है या फिर नोटेशन होती है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब ये जो रेंज आ गई दैट इज रियल नंबर -0। ठीक है। अब क्या और कोई वैल्यू है जो बच गई, जो वैल्यू नहीं आ सकती। अब कोई भी नेगेटिव नंबर सोचो, -2 सोचो, क्या ये कभी भी, ये पूरा कभी भी -2 के इक्वल आ सकता है। ये तो एब्सर्ड हो गया ना, क्योंकि अगर मैं अंडर रूट उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा √(-2) एंड दैट इज √2 आयोटा। रियल नंबर नहीं है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं आ सकती। मतलब इसके रेंज में कैसा आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, नेगेटिव्स नहीं आ रही, तो रियल्स में से इन सबको माइनस कर दिया। बट इसका मतलब तो यही हो गया कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो इसका जो रेंज हो गया दैट इज आर पॉजिटिव, मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1/x² का। ऐसे ग्राफ बनता है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, ये 3 फंक्शंस के आपने बहुत जगह नाम देखे होंगे। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक होता है लीस्ट इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट और फ्रैक्शनल, इसमें बहुत कंफ्यूजन्स रहती है, तो हम तीनों को साथ में देखेंगे, मतलब एक के बाद एक ही। सबसे पहला है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको और नाम होता है फ्लोर फंक्शन। अगर आपने के पास कंप्यूटर हो तो आपने ये पढ़ा होगा फ्लोर फंक्शन क्या होता है। फ्लोर फंक्शन और इसका साइन होता है x और नीचे की साइड ब्रैकेट होते हैं, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन। जैसे अगर मुझे बताना mod x क्या होता है। mod x का साइन होता है कि x के आसपास डंडियाँ लग गई,
ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन होता है कि x और नीचे आपको दो लाइनें लिखी है सामने कि जो x ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर बिफोर x। जैसे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। सिंपल फंक्शन तो देखो वही चलेगा अपना, डोमेन रियल नंबर्स, मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ। सपोज मैं 3 से 4 के बीच में बात करती हूँ, मेरे पास कोई नंबर है 3.1 और मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, मतलब 3.1 को ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो आंसर आएगा वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, मतलब आंसर एक इंटीजर होगा। 3 है, 3.1 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। आपको 3 के आसपास क्लोजेस्ट इंटीजर बताना है। 3 के आसपास कौन सा क्लोजेस्ट इंटीजर है, या तो 3 है या फिर 4 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता है 3.1 के आसपास क्लोजेस्ट इंटीजर, बट जो 3.1 से छोटा हो। 3.1 से छोटा तो 3 है क्लोजेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.1 इज 3। ऐसे अगर मेरे पास y की वैल्यू है 4.7 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 4.7। ऐसे मतलब 4 पॉइंट आसपास ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, जो उससे छोटा है। 4.7 कहीं पे यहाँ पे होगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 4, कि 4.7 के आसपास सबसे छोटी वैल्यू, एक सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या है। ऐसे अगर मैं निकालूं कि मेरे पास वैल्यू है 0.2 तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ऐसी वैल्यू जो इसके लेफ्ट में है और जो इंटीजर है। 0.2 यहाँ पे है, इससे छोटा मतलब इसका लेफ्ट, तो इधर आ जाएगा आंसर 0। आप ऐसा देख रहे हो कि इसके एक कदम नीचे आ रहे हैं, मतलब जो भी नंबर है उससे पहले वाला इंटीजर। अब जैसे मेरे पास x की वैल्यू है 4 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये खुद हो जाएगा, उससे छोटी वैल्यू या फिर उसके इक्वल। अब 4 तो खुद एक इंटीजर है तो इसका आंसर आ जाएगा 4। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे वैल्यूज बताता है, ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज बताता है जो उस नंबर से छोटी है और वो एक इंटीजर है, सिर्फ सबसे छोटी वाली, मतलब जो सिर्फ एक कदम छोटी है। अगर मैं वैल्यू निकालूं माइनस का 2.7, माइनस का 2.7 कुछ यहाँ पे लाई करेगा। अब इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर माइनस का 3, तो माइनस का 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 3, दैट इज माइनस का। अब आप सोच रहे होगे इसमें तो हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों कह रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नंबर है ये ग्रेटर होगा जो इंटीजर आएगा, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज 3, ये नंबर या तो उससे इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। हमने एग्जाम्पल्स में से देखा। ऐसे अगर आप सॉल्व करें कि माइनस का 10.3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे -10 होगा, यहाँ पे -9 होगा, यहाँ पे -11 होगा। 10.3 कुछ यहाँ पे आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इससे छोटी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू मतलब इसका लेफ्ट, दैट इज माइनस का 11। तो ये हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन, या फिर कैसे वैल्यूज डालते हैं। आप इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है इसका ग्राफ। ये दो लाइन कह रही है कि ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर बिफोर x, मतलब x के जस्ट पहले। अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू m है, मतलब जो x है वो लाई करेगा m एंड m+1 के बीच में। जैसे 3.1 पहला एग्जाम्पल था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 3, मतलब जो x है ये m हो गया और 3.1 मेरा x हो गया। मतलब जो x है, जो 3.1 है वो लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, ऐसा कुछ। सपोज x की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 नहीं 4 ले लेते हैं। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 4 ही, तो ये जो 4 वैल्यू है, ये वाला बीच वाला 4 वो लाई करेगा 5 एंड 4 के बीच में। तभी इक्वल टू बोला है कि अगर इक्वल टू है, अगर वो खुद इंटीजर है तो वो सेम आंसर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू मेरे पास 10.7 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इसके पहले वाला, दैट इज 10।
मतलब जो 10.7 है वो लाई करेगा 11 से 10 के बीच में। ये डेफिनेशन टाइप का आप कह सकते हो। ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है, आपने कई जगह ये देखा होगा। नेक्स्ट, अब इसका ग्राफ। इसका ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं, थोड़ा समझने लायक होता है। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डालनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 1 2। ठीक है, ऐसे सोचिए कि आपके पास कोई नंबर है 0.0 पे बात करते हैं। 0 पे का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इससे छोटा इंटीजर और या इक्वल टू दैट इज 0। अब मैंने वैल्यू ले ली 0.1। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जो इससे छोटा है बट इंटीजर है, 0 आ गया। 0.2 का भी 0 आ गया, 0.3 का भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे देख सकते हो। अच्छा, 0.99 का भी क्या आएगा? 0 आएगा, उससे छोटा इंटीजर। तो इसको मैं कंबाइंड ऐसे लिख सकती हूँ, 0 से लेके 0.9 तक या फिर 0 से लेके 1 तक, 1 नॉट इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग, इनके मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। 0 से लेके 1 तक मतलब वैल्यूज कैसी होंगी? 0. समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उससे छोटे वाला, मतलब इन सब की वैल्यू आएगी 0। मतलब 0 पे भी 0 है, 0.1 पे 0 है, 0.2 पे 0, ऐसे करके, मतलब ये लाइन मोटी हो गई। बट 1 पे वैल्यू क्या आएगी? 1 पे वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो ये यहाँ पे सर्कल लग जाएगा और यहाँ पे ओपन सर्कल लग जाएगा। मतलब जो भी वैल्यूज मेरी 0 से लेके 0.9 तक है या फिर 1 तक है, 1 एक्सक्लूडेड, उन सब की y में वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब अगर आप 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो वो भी 0 आएगा, 0.8 का निकाल रहे हो वो भी 0 आएगा, और इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सबका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट, कोई वैल्यू मेरी 1 से लेके 2 तक है। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा। 1.2 का क्या होगा? 1.2 से छोटा थोड़ा, 1.2 से छोटा तो 1 ही हो जाता है। तो 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे देखिए 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होगा। तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगी 2 पे ओपन, 1 पे क्लोज, और ये वाली लाइन ऐसा कुछ। नेक्स्ट अगर मैं 2 से लेके 3 तक की बात करूं, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन, 2.1, 2.2, 2. मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। मतलब लाइन आएगी यहाँ पे ओपन। आपको स्टेयरकेस बनते हुए नजर आ रहे होंगे कि एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप है, लेफ्ट वाला क्लोज्ड है, राइट वाला ओपन है। तो मैं बस इसको कंटिन्यू कर देती हूँ सेम तरीके से, ऐसे आगे चलता रहेगा। और लेफ्ट में क्या हो जाएगा? इसके बाद कहाँ बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड। अगर हम इसका मतलब देखें, मतलब है कि कोई भी वैल्यू मेरी अगर -1 से 0 तक लाई करती है, -1 इंक्लूडेड, 0 एक्सक्लूडेड, मतलब 0.03, माइनस का 0.03, तो उससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? -1, मतलब नीचे आ गई। और -1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होगा, बट 0 का क्या हो जाएगा? 0, तो इसलिए वो अलग हो गया। तो ये नेक्स्ट स्टेयरकेस बन गया यहाँ पे। इससे नेक्स्ट बन जाएगा यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, एंड ऐसे लाइनें। नेक्स्ट बन जाएगा यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, ऐसे लाइन। तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको स्टेयरकेस बन रही है। तो इस वाले फंक्शन को एज हम स्टेयरकेस भी देख सकते हैं कि जो वैल्यूज आ रही है वो स्टेयरकेस में आ रही है।
अब इसके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। अच्छा, एक और बात, फ्लोर फंक्शन, ये कंप्यूटर में ये वाले वर्ड हम यूज़ करते हैं। फ्लोर फंक्शन मतलब उससे छोटे वाला इंटीजर। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे, जो भी x है उससे छोटा इंटीजर बता दीजिए। तो ये फ्लोर फंक्शन तो डायरेक्ट समझ सकते हैं आप, फ्लोर फंक्शन नीचे होता है, इसलिए यहाँ पे नीचे डंडी लगी हुई है। डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं आप, x की कोई भी वैल्यू डाल दो, रियल नंबर कोई डाल दो, मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दूंगी। तो जो डोमेन हो जाएगा दैट इज रियल नंबर। कोडोमेन तो होता ही है रियल नंबर। जो रेंज होगी, रेंज आप ऐसा देख रहे हो कि आंसर हमेशा वो इंटीजर आ रहा है कि अगर मैं -2 के कोरस्पॉन्डिंग देखूं तो -2 आएगा, -2.3 के कोरस्पॉन्डिंग देखूं तो -3 आएगा, मतलब आंसर हमेशा इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो रेंज है इस इंटीजर, 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी। इंटीग्रल वैल्यू मतलब हमेशा एक इंटीजर आएगा। तो इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, कोडोमेन हो गया रियल नंबर एंड रेंज हो गई रियल नंबर। ये पहला इंपॉर्टेंट है, मतलब जो 3 है उनमें से पहला इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सीलिंग फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम और क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन। अभी तक आपको इतना आइडिया लग ही गया होगा, सीलिंग मतलब ऊपर वाली वैल्यू, मतलब जो भी अपने पास x है उसका सीलिंग फंक्शन हो जाएगा उससे ऊपर वाली वैल्यू जो कि एक इंटीजर है। तो हम इसको डिनोट करते हैं x और ऊपर डंडे होते हैं इसके, मतलब ऐसा कुछ। ये है मेरे पास सीलिंग फंक्शन। इसका जस्ट अपोजिट था मेरे पास फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे वाली वैल्यू, सीलिंग फंक्शन मतलब ऊपर वाली वैल्यू। सीलिंग फंक्शन अपने पास देता है नीचे वाली वैल्यू मतलब ऊपर वाली वैल्यू मतलब लीस्ट इंटीजर वैल्यू। जैसे मुझे 5.1 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ऐसी वैल्यू जो 5.1 से बड़ी है और क्लोजेस्ट टू इंटीजर है। अब 5.1 के बाद सबसे पहला इंटीजर तो 6 है, तो इसके जो लीस्ट इंटीजर वैल्यू होगी दैट इज 6। जैसे मुझे 5.7 का निकालना है, 5.7 की लीस्ट इंटीजर वैल्यू होगी जो 5.7 से बड़ी है एंड एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो 5.7 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। इसके बाद वाला इंटीजर क्या है, 6, तो इसका भी आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे निकालना है 2.9 का। 2.9 का लीस्ट इंटीजर सेम, इससे बड़ा इंटीजर मतलब 3 आ गया। सीलिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वो वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है। मुझे 0.9 का निकालना है। 0.9 की वैल्यू हो जाएगी 1, 0.9 से जस्ट बड़े वाला। 0.1 का हो जाएगा 1। अगर मुझे माइनस का 0.4 की निकालनी है, माइनस का 0.4 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। अब इससे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 0, तो माइनस का 0.4 इसके लीस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 0। ऐसे सपोज मुझे माइनस ऑफ 2.6 का निकालना है। माइनस ऑफ 2.6 इसकी इंटीग्रल वैल्यू, इससे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना जो नंबर्स राइट में होते हैं वो बड़े होते हैं एंड जो नंबर लेफ्ट में होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे अगर मैंने नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं पे x बना दिया तो ये सारे नंबर लेस देन x है और ये सारे नंबर मोर देन x है। तो मुझे निकालना है -2.6 की इंटीग्रल वैल्यू। -2.6 यहाँ पे कहीं पे होगा और इससे बड़ा इंटीजर हो जाएगा -2। तो ऐसे कुछ इंटीग्रल वैल्यू काम करती है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको सीलिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अगर मेरे पास मुझे इसका सीलिंग फंक्शन की वैल्यू n है, वैल्यू है कोई भी x है 5.1
और उसका सीलिंग फंक्शन है मेरे पास 6, इससे बड़ी वैल्यू। तो जो ये x है, जो ये 5.1 है, ये लाई करेगा 6 एंड 5 के बीच में। ये एरोस की इनकी प्लेसमेंट देखिए, लेस देन ग्रेटर देन साइन की, कि 5.1 या तो अपने सीलिंग फंक्शन के इक्वल हो सकता है, नीचे उसके -1 से नहीं होगा। जैसे अगर मुझे वैल्यू बतानी है सीलिंग फंक्शन ऑफ 6 की, सीलिंग फंक्शन ऑफ 6 क्या होगा, 6 ही हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मेरे पास 6 है तो इसका सीलिंग फंक्शन हो जाएगा 6, मतलब इसकी वैल्यू तो n है। अब कह रहे हैं n-1, n-1 मतलब 6 - 1 5, x की वैल्यू क्या है 6 और n की वैल्यू क्या है 6, ऐसा कुछ। मतलब जो अपना एलिमेंट होता है, अपना जो x होता है वो लाई करता है सीलिंग फंक्शन के ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में, और सीलिंग फंक्शन -1 से ग्रेटर, मतलब x की वैल्यू लाई करती है n-1 से n तक, जहां पे n मेरा सीलिंग फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने क्या देखा था, ये लाई करती है m से m+1 तक, और यहाँ पे इक्वल टू साइन था, ऐसा कुछ। तो अब इनका यूज करके ग्राफ बनाते हैं। ओके, सेम वही कर देंगे। ये वाला आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप वीडियो पॉज करिए और यहाँ से बना लीजिए, फिर चेक कर लेना एंड में। अब x की पहली वैल्यू ले रहे हैं 0, ये अपना x है और ये अपना कॉरस्पॉन्डिंगली fx है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 हो जाएगा 0, सेम है इंटीजर है, हो जाएगा। नेक्स्ट 0.1 का सीलिंग फंक्शन क्या होगा, सीलिंग फंक्शन मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला, 0.1 के ऊपर मतलब 0.1 के नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू है 1, तो 0.1 का सीलिंग फंक्शन हो जाएगा 1, साथ में लिख भी देते हैं ऐसे। 0.2 का क्या हो जाएगा, इससे ऊपर वाला, दैट इज 1, 0.3 0.4 ऐसे चलेंगे, एन के बीच वाले भी सारे आएंगे, तो मैक्सिमम जाएगा 0.9 तक, मतलब 0 से लेके 1 तक ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1। 0 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि तो 0 का फंक्शन था, 0 का सीलिंग फंक्शन था, वो तो अपना 0 हो रहा है, बट 1 का सीलिंग फंक्शन 1 हो रहा है। और अब 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू देखो, उसका सीलिंग फंक्शन 1 हो रहा है, मतलब 0 पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 पे 1 हो गया, 0.99 पे 1 हो गया, 0.8 पे 1 हो गया, और 0.1 पे भी तो 1 हो गया ना, तो इस बार यहाँ पे ओपन आ गया और यहाँ पे क्लोज्ड आ गया, ऐसा। अगर आप देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का था वो था ऐसे, यहीं से स्टार्ट हो रहा था, लेफ्ट में था क्लोज्ड, राइट में था ओपन। लीस्ट इंटीजर का है लेफ्ट में ओपन, राइट में क्लोज्ड, स्टेयरकेस। तो इसके बाद वाले क्या होंगे, जो 1 से लेके 2 तक लाई कर रहे हैं, 2 एक्सक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड, 1 एक्सक्लूडेड। 2 पे ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर हो जाएगा मेरा 2, 1.9 पे लीस्ट इंटीजर हो जाएगा 2, 1.2 पे लीस्ट इंटीजर 2, मतलब 1 के बाद कोई भी वैल्यू लूँ, लीस्ट इंटीजर मेरा 2 होगा, मतलब 1.1 पे तो यहाँ पे आ गया और 2 पे यहाँ पे आ गया, ये बन गया ऐसे। कौन से वाला शेड हो जाएगा, शेड मतलब कौन से वाला क्लोज्ड हो जाएगा, ये वाला, ऐसा कुछ। इसका नेक्स्ट बनेगा यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, और ये वाला शेड हो जाएगा। आप कह रहे होगे ये तो बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर का उल्टा ही है, वही नाम तो सेम ही, बिल्कुल अलग अलग है ना। तो नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला, ऐसा कुछ। अब एक बार नेगेटिव पे चेक कर लेते हैं, हमने 0 से लेके 1 तक किया है, एक बार कर लेते हैं कोई नेगेटिव नंबर, जैसे 0.1। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -0.1 का, जो -0.1 से बड़ा इंटीजर है, -0.1 यहाँ पे होगा, इससे बड़ा इंटीजर 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब
-1 से लेके 0 तक 0 इंक्लूडेड -1 एक्सक्लूडेड, इन सब की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, ऐसा। इसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, ये। इसके नेक्स्ट वाला यहाँ पे ओपन, गलत कर दिया क्या मैंने कुछ, नहीं ठीक है, हाँ यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, ऐसा कुछ। तो ये लाइनें ऐसे बन जाएगी, ऐसे स्टेयरकेस, लेफ्ट में क्लोज्ड, लेफ्ट में ओपन, राइट में क्लोज्ड। तो ये फंक्शन हो गया मेरे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। इसका जो ग्राफ होगा, सॉरी इसके डोमेन लिखने का ट्राई करते हैं। डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, देख रहे हो x की कोई भी वैल्यू डाल दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो लीस्ट इंटीजर हो गई। तो डोमेन हो गया r, सेम विद कोडोमेन हो गया r, और रेंज, रेंज मतलब y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। सेम कॉन्सेप्ट है कि y की वैल्यूज बस इंटीजर्स आ सकती है, तो इसका रेंज हो जाएगा z, कि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आएगी, तो इसमें रेंज हो गया r। एक बार इसको देखिए, फिर ये देखिए कि लीस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में रिलेशन क्या है या डिफरेंस क्या है। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि जो ये फंक्शन है ये x का फ्रैक्शनल पार्ट देता है, बट फ्रैक्शनल पार्ट होता कौन सा है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2.1, मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल होता है ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स, ये मत बोलना ये एक सेट है, सेट भी होता है बट इसमें यूज होता है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, अगर मैं 2.1 को देखूं, इसमें एक तो होल नंबर है 2 और एक मेरा डेसिमल के बाद है, ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.1। पता लग रहा है ना कि इसका होल नंबर पार्ट तो 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.1। ऐसे ही मैं 2.678 ले लूँ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला। फ्रैक्शनल पार्ट कहता है कि आप इसका जो भी डेसिमल के बाद पार्ट है वो ले लो। आप इसको ऐसे भी तो सोच सकते हो कि 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट है x, x मतलब 2.1, इसमें से किसको माइनस करना है, ये साइन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इससे छोटे वाला इंटीजर। अगर मैं 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब इससे छोटा इंटीजर। तो ये हो जाएगा 2.1 माइनस 2 दैट इज 0.1। सेम आंसर आ गया। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 6.78, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। एक तो आप डायरेक्ट देख के बोल सकते हो कि 0.78 हो जाएगा, इसका मतलब है जो भी नंबर है उसमें से उसका लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.78, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 6, तो सॉल्व करके आ जाएगा 0.78। तो 6.78 का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.78। डायरेक्ट हम देख के भी बता सकते थे। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। अब देखोगे कि इसकी वैल्यू कभी 1 तक नहीं जाएगी। जैसे अगर मैंने नंबर ले लिया 3, इसका मुझे फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, इसमें तो फ्रैक्शनल है ही नहीं, तो इसका फ्रैक्शनल हो जाएगा 0। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 1 कभी नहीं जा सकती, और मिनिमम वैल्यू जाएगी 0 तो जा सकती है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ बनता है 0 पे 0 होगा, 0.1 पे क्या वैल्यू आएगी फ्रैक्शनल पार्ट की, 0.1 नहीं,
0.2 पे क्या आएगी 0.2, 0.3 पे भी 0.3, मतलब 0 और 1 के बीच में तो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0 ही, 0.1 डाल दी उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट मान लिया वो हो जाएगा 0.2, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट मान लिया वो हो जाएगा 0.3, मतलब सेम ही चल रहा है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बन रहा है 0 और 1 के बीच में। अब अगर मैंने 1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दिया, 1 का तो फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, मतलब ये आ जाएगा 0, मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 0, यहाँ पे आ गया। 0.99 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 0.99 होगा, बट 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली 0 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है 0.1 के 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.2, 1.1 का हो जाएगा 0.1। आप ये देख रहे हो ये वापस लाइन बनती हुई जा रही है, मतलब ये वापस बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे क्लोज्ड यहाँ पे ओपन, ये वापस फिर ऐसे बन जाएगा, ये ऐसा नीचे बन गया थोड़ा ये। इसका मतलब है जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 इंक्लूडेड है 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है वो ऐसा ही, यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा ओपन और यहाँ पे क्लोज्ड, ये -1 ये -2, तो ये बनता है फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व। आप देख सकते हो ये स्लांटिंग टाइप्स लाइन का कुछ बन रहा है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है कि जो x होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब जो भी x की वैल्यू है उसमें से ऐसा इंटीजर माइनस कर दो जो उससे छोटा है, उससे जस्ट छोटा है। नेक्स्ट अगर इसके डोमेन की बात करें, आप कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो, सॉरी कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी निकाल सकते हो और इसको सॉल्व करके उसको फ्रैक्शनल पार्ट भी निकाल सकते हो। तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स। कोड डोमेन तो हमेशा आर ही रहता है। रेंज मतलब वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई कर दी है। आप देखो इसकी वैल्यू मेरी हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई कर दी है, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। तो जो इसकी रेंज है ये आ जाएगी 0 से लेके 1। तो ये हो गया मेरे पास डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के करना है एक बार। हम आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू।